कभी ऐसा हुआ है कि एक ज़रूरी बातचीत के बाद मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा हो, मेरी बात उस तरह से क्यों नहीं पहुंची जैसा मैं चाहती थी? या फिर किसी को देखकर हैरानी हुई हूं कि वो कितने आसानी से लोगों से जुड़ जाते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं और हर कोई उनकी इज्जत करता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई सीक्रेट कोड है। हम में से ज्यादातर लोगों ने डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में सुना तो है, शायद पढ़ा भी हो। ये वो किताब है जो लगभग हर सफल इंसान की शेल्फ पर मिल जाती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इस किताब में क्या लिखा है। आज का असली सवाल ये है कि क्या लगभग 100 साल पुरानी ये सलाह आज की इस तेज रफ्तार, डिजिटल और थोड़ी सिनिकल दुनिया में भी काम करती है, या ये सिर्फ मीठा बोलने और झूठी तारीफ करने की एक पुरानी तरकीब है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि एक तरफ तो हम ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं, मतलब सीधी बात करने को महत्व देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हम बेहतर रिश्ते और प्रभाव भी चाहते हैं। कार्नेगी की किताब असल में किसी को इस्तेमाल करने या चालाकी सिखाने के बारे में है ही नहीं। इसका असली मकसद है इंसानी स्वभाव के, कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना। और ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि कार्नेगी खुद बहुत शर्मीले थे, लोगों के सामने बोलने से डरते थे। उनकी पूरी खोज इसी सवाल से शुरू हुई कि कुछ लोग कामयाब क्यों होते हैं और कुछ क्यों नहीं। और सालों की रिसर्च के बाद वो एक बहुत ही साधारण सी सच्चाई पर पहुंचे। और वो सच्चाई क्या थी? कि हर इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा, दिल से चाहता है कि उसे महत्व दिया जाए, अ फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। जब हम इस एक बात को समझ लेते हैं ना, तो लोगों से जुड़ने का हमारा पूरा तरीका ही बदल जाता है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये मनोविज्ञान है। तो चलिए इसी मनोविज्ञान को आज के दौर के हिसाब से परखते हैं। किताब का सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल सिद्धांत है, लोगों की आलोचना मत करो, उनकी निंदा मत करो और शिकायतें भी मत करो। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब अगर कोई टीम मेंबर बार बार गलती कर रहा हो या कोई सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैला रहा हो, तो क्या हम चुप रहें? बिल्कुल नहीं। और कार्नेगी का मतलब चुप रहने से नहीं है। उनका जो तर्क है वो मनोविज्ञान की एक गहरी समझ पर आधारित है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो हम असल में उसके तर्क पर नहीं, बल्कि उसके ईगो पर हमला कर रहे होते हैं। और नतीजा ये होता है कि वो इंसान अपनी गलती मानने के बजाय खुद को सही साबित करने के लिए 100 वजह ढूंढ लेता है। वो डिफेंसिव हो जाता है। आलोचना से बदलाव नहीं आता, सिर्फ नाराजगी और मनमुटाव बढ़ता है। इसका कोई क्लासिक उदाहरण है किताब में? हाँ, और बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। कार्नेगी उस दौर के सबसे खतरनाक गैंगस्टर अल कपोन का जिक्र करते हैं। जब कपोन को पकड़ा गया तो क्या उसने कहा, हाँ मैं क्रिमिनल हूं? नहीं। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल लोगों को खुशियां देने में बिताए हैं, और बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ गालियां और गिरफ्तारी। मतलब यहां तक कि सबसे बड़े अपराधी भी खुद को गलत नहीं मानते। तो फिर एक आम इंसान कैसे मानेगा? कार्नेगी हमें अब्राहम लिंकन का उदाहरण भी देते हैं, जो अपने करियर की शुरुआत में अपने विरोधियों की बहुत तीखी आलोचना करते थे। एक बार तो बात इतनी बढ़ गई कि उनकी एक चिट्ठी की वजह से सामने वाले ने उन्हें लड़ाई के लिए चुनौती दे दी। उस दिन के बाद लिंकन ने सीखा कि आलोचना करके किसी को जीतने का कोई फायदा नहीं, अगर आप उसकी दोस्ती और सद्भावना ही खो दें। ये बात तो है। ये आज के ऑनलाइन दौर में और भी ज्यादा सच लगती है। हम एक ट्वीट या कमेंट में किसी को करेक्ट करना या कॉल आउट करना कितना आसान समझते हैं। हमें लगता है हम सच का साथ दे रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि स्क्रीन के पीछे भी एक इंसान है जिसका अपना अहम है। उस एक कमेंट से हम रिश्ता बना नहीं रहे, बल्कि एक डिजिटल दीवार खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है अपनी अप्रोच बदलना। अगली बार जब किसी को सुधारने का मन करे तो सीधे हमला करने के बजाय समझने की कोशिश करें। खुद से पूछें, उसने ऐसा क्यों किया होगा? उसके नजरिए से ये बात कैसी दिख रही होगी? ये सहानुभूति भरा एक छोटा सा ठहराव पूरी बातचीत का नतीजा बदल सकता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत को सही ठहरा रहे हैं, नहीं, बल्कि आप समस्या को इंसान से अलग करके देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला नियम है हमला मत करो, समझने की कोशिश करो। लेकिन अगर हम आलोचना नहीं कर सकते, तो लोगों को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित कैसे करें? यहीं पर कार्नेगी का दूसरा आइडिया आता है। और सच कहूं तो ये कई बार थोड़ा बनावटी या चापलूसी जैसा लग सकता है। वो कहते हैं, लोगों की सच्ची और ईमानदारी से तारीफ करें। और आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, सच्ची और ईमानदार। यही चापलूसी मतलब फ्लैटरी और सराहना मतलब एप्रिसिएशन के बीच का फर्क है। चापलूसी सस्ती होती है,
वो झूठी होती है और सामने वाला उसे तुरंत पहचान लेता है। चापलूसी ये बताती है कि आप सामने वाले से क्या चाहते हैं, लेकिन सच्ची सराहना निस्वार्थ होती है। वो सामने वाले की किसी खूबी या काम पर आधारित होती है। कार्नेगी कहते हैं कि इंसान खाने और नींद से ज्यादा सराहना का भूखा होता है। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में, जहां सब कुछ नतीजों पर टिका है, क्या तारीफ करने को कमजोरी की तरह नहीं देखा जा सकता? या ऐसा नहीं लगेगा कि हम बस नाइस बनने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक बहुत आम डर है, लेकिन यहां भी मनोविज्ञान काम करता है। मशहूर उद्योगपति चार्ल्स श्वाब कहते थे कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति लोगों के साथ व्यवहार करने की उनकी क्षमता थी, और इसका तरीका था प्रोत्साहन और सराहना। वो कहते थे, मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता, मैं लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करने में विश्वास रखता हूं। इसलिए मैं तारीफ करने के लिए उत्सुक रहता हूं, लेकिन गलतियां निकालने में कंजूसी करता हूं। अब आप सोचिए, जो मैनेजर हमेशा कमियां गिनाता है उसकी टीम डर में काम करती है, लेकिन जो मैनेजर छोटे छोटे सुधारों और कोशिशों की भी सराहना करता है उसकी टीम मालिक बनकर काम करती है। ये बात रिमोट वर्क के दौर में तो और भी जरूरी हो जाती है। जब हम एक दूसरे को देख नहीं सकते तो सराहना और भी मायने रखती है। एक थम्स अप इमोजी या गुड जॉब जैसा जेनेरिक मैसेज काफी नहीं है। कार्नेगी का सिद्धांत है कि तारीफ को स्पेसिफिक होना चाहिए। तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी थी कहने के बजाय ये कहना कि प्रेजेंटेशन में तुमने जिस तरह मुश्किल डेटा को एक कहानी की तरह पेश किया वो कमाल था, इसका असर 10 गुना ज्यादा होता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ काम की जगह पर नहीं, हमारे सबसे करीबी रिश्तों में भी उतना ही सच है। हम अक्सर अपने परिवार को, अपने पार्टनर या दोस्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि उन्हें तो पता ही है कि हम उनकी कितनी कद्र करते हैं, लेकिन हम उसे जाहिर करना भूल जाते हैं। एक छोटी सी, बिना किसी वजह के की गई सच्ची तारीफ किसी के पूरे दिन को और कभी-कभी रिश्ते को भी बदल सकती है। ये इंसान के उस एहसास को पूरा करती है कि हाँ, मैं मायने रखता हूं। तो आलोचना से बचना है और सच्ची तारीफ करनी है। इससे माहौल तो अच्छा हो जाता है, रिश्ते भी बेहतर होते हैं। लेकिन तब क्या जब बात असहमति पे आ जाए, जब हमें किसी को अपनी बात मनवानी हो या किसी मुद्दे पर बहस हो जाए? यहीं पर कार्नेगी का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी सिद्धांत सामने आता है। बहस जीतने का एक ही तरीका है, उससे बचना। हाँ, और ये सुनते ही ज्यादातर लोगों का रिएक्शन होता है, ये कैसे मुमकिन है? अगर मैं सही हूं तो अपनी बात साबित क्यों ना करूं? कार्नेगी का जवाब बड़ा गहरा है। वो कहते हैं, आप बहस जीत सकते हैं, सारे तथ्य और तर्क देकर सामने वाले को चुप करा सकते हैं, लेकिन आप उसका मन नहीं जीत पाएंगे। आपने उसके अहम को चोट पहुंचाई है। वो मन ही मन अपनी हार का बदला लेने की सोचेगा। तो असल में आप बहस जीतकर भी हार गए, क्योंकि आपने एक कीमती चीज खो दी, उस इंसान की सद्भावना, गुडविल। लेकिन आज के पोलराइज माहौल में ये सलाह खतरनाक नहीं है? मान लीजिए परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फेक न्यूज़ फैला रहा हो या ऑफिस मीटिंग में कोई प्रोजेक्ट के बारे में गलत जानकारी दे रहा हो। अगर हम वहां बहस नहीं करेंगे तो क्या हम गलत बात को जीतने नहीं दे रहे? ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और कार्नेगी का मतलब चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लेने से नहीं है। उनका मतलब है बहस की परिभाषा बदलने से। बहस एक लड़ाई है जहां दो लोग एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। कार्नेगी कहते हैं, इसे लड़ाई के बजाय एक खोज, एक एक्सप्लोरेशन बनाओ। इसकी शुरुआत करो ये कहकर, देखिए, इस मुद्दे पर मैं आपसे अलग सोचता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। अगर मैं गलत हूं तो मैं अपनी सोच बदलना चाहूंगा। चलिए मिलकर तथ्यों को देखते हैं। अरे वाह, ये तो सामने वाले को एकदम से निहत्था कर देने जैसा है। हो सकता है मैं गलत हूं, ये वाक्य सुनते ही सामने वाले का गुस्सा या डिफेंसिव होना। यही इसका जादू है, ये टकराव को सहयोग में बदल देता है। इसके अलावा एक और सुपर पावर है जिसका जिक्र कार्नेगी करते हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे तुरंत, जोरदार तरीके से और बिना किसी बहाने के मान लो। अपनी गलती मानने से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं। ये सामने वाले का गुस्सा शांत कर देती है, और अक्सर वो आपके प्रति ज्यादा उदार हो जाता है। ये आपको कमजोर नहीं बल्कि आत्मविश्वासी दिखाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें खुद से ये पूछना होगा कि हमारा मकसद क्या है? बहस में अपना पॉइंट साबित करके एक पल की जीत हासिल करना, या एक लंबे समय का रिश्ता और प्रभाव बनाना? बिल्कुल। अगली बार जब आप किसी असहमति में हो तो अपनी बात कहने से पहले सामने वाले को पूरा सुनें, उसे समझने की कोशिश करें, उसकी बातों में सच्चाई के अंश ढूंढें, उसकी बात को पैराफ्रेज करके दिखाएं कि आपने उसे समझा है। जब किसी को लगता है कि उसे सुना और समझा गया है, तो वो आपकी बात सुनने के लिए 100 गुना ज्यादा तैयार हो जाता है।
प्रभाव लड़ाई के मैदान में नहीं बल्कि सुरक्षित जगहों पर पैदा होता है। ये सारे सिद्धांत मिलकर एक अलग तरह की लीडरशिप की तस्वीर बनाते हैं। ये टॉप डाउन मेरा हुक्म मानो वाली लीडरशिप नहीं है, बल्कि प्रभाव की लीडरशिप है। और किताब का आखिरी हिस्सा इसी पर बात करता है। बिना आदेश दिए या नाराजगी पैदा किए लोगों से काम कैसे कराएं। हाँ, और यहाँ कार्नेगी बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बातें बताते हैं। जैसे सीधे सीधे किसी की गलती बताने के बजाय पहले अपनी किसी गलती का जिक्र करो। ये कहने के बजाय कि तुमने ये गलत किया है, ये कहना कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं इससे भी बड़ी गलतियां करता था। शायद अगर हम इसे इस तरह से देखें तो इससे सामने वाला शर्मिंदा महसूस नहीं करता। ये तो बिल्कुल आज के मॉडर्न मैनेजमेंट के सर्वेंट लीडरशिप या कोचिंग वाले मॉडल जैसा लगता है। क्या कार्नेगी अपने समय से बहुत आगे थे? कई मायनों में हाँ। उनका एक और बेहतरीन सुझाव है, सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। ये काम कल तक खत्म करो, कहने के बजाय ये पूछना कि क्या हमें कोई तरीका मिल सकता है जिससे ये काम कल तक खत्म हो जाए, या इस बारे में आपका क्या विचार है। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप लोगों को समाधान का हिस्सा बनाते हैं। वो उस आइडिया को अपना मानकर उस पर काम करते हैं। इससे न केवल काम बेहतर होता है बल्कि लोगों की क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और एक बात जिस पर वो बहुत जोर देते हैं वो है लोगों को सेव फेस करने का मौका देना, मतलब उन्हें शर्मिंदगी से बचाना। हम अक्सर दूसरों के सामने किसी को डांट देते हैं या उसकी गलती बता देते हैं, ये सोचे बिना कि हम उसके आत्मसम्मान को कितनी गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। चोट कभी नहीं भरती। एक लीडर का काम किसी को छोटा महसूस कराना नहीं बल्कि उसे उसकी क्षमताओं का एहसास दिलाना है। लोगों को एक अच्छी प्रतिष्ठा दो और वो उसे बनाए रखने के लिए जी जान लगा देंगे। अगर आप किसी को कहेंगे कि मुझे पता है तुम इस काम के लिए भरोसेमंद हो, तो वो आपको निराश न करने की पूरी कोशिश करेगा। संदेश ये है कि लोग उन उम्मीदों पर खरे उतरते हैं जो आप उनके लिए तय करते हैं, खासकर जब वे उम्मीदें सम्मान के साथ पेश की जाती हैं। तो जब हम इन सभी सिद्धांतों को एक साथ देखते हैं, आलोचना से बचना, सच्ची तारीफ करना, बहस को टालना और सम्मान के साथ नेतृत्व करना, तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल असल में किस बारे में है? अपनी उम्मीदें और अपनी असुरक्षाएं लेकर चल रहा है। दुनिया को सिर्फ अपनी आंखों से देखने के बजाय जब हम दूसरों के नजरिए से देखने की सच्ची कोशिश करते हैं तो कुछ अविश्वसनीय होता है। बंद दरवाजे खुल जाते हैं, तनाव और गलतफहमियां घुल जाती हैं और प्रभाव डालना कोई मेहनत का काम नहीं लगता। वो एक स्वाभाविक नतीजा बन जाता है। लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आपके साथ सुरक्षित, सम्मानित और महत्वपूर्ण महसूस होता है। और शायद इस पूरी चर्चा से अगर एक बात साथ ले जानी हो तो वो ये है, आप लोगों को जैसा महसूस कराते हैं वो हमेशा आपके कहे गए शब्दों से ज्यादा मायने रखेगा। शब्द भुलाए जा सकते हैं, तर्क भुलाए जा सकते हैं, लेकिन एहसास हमेशा याद रहता है। इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं जिस पर गौर किया जा सकता है। कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि दूसरों को कैसे समझें, लेकिन शायद इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं। दयालुता कमजोरी नहीं है, ये एक शांत शक्ति है। और आज की इस दुनिया में जहां हर कोई अपनी आवाज सुनाना चाहता है, शायद दूसरों को ध्यान से सुनने की कला ही सबसे बड़ा सुपर पावर है।